हेलो बच्चों, दिस इज़ फनीश गौतम। बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने क्या किया था? पिछली क्लास के अंदर हमने बायोलॉजी, फिर बायोलॉजी से लिविंग, एक लिविंग की बॉडी में सेल के रोल पर बात की थी। ठीक, पिछले वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी को लिविंग होना है तो उसके लिए सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है कि उसके पास सेल होना चाहिए। जिसके पास सेल नहीं थी, हमने उसका एग्जांपल क्या लिया था? वायरस। और क्योंकि वायरस के पास बेटा सेल नहीं थी, इसीलिए हमने उसको लिविंग भी कंसिडर नहीं किया। कोई आपसे पूछे क्या वायरस लिविंग है, तो आप कहोगे नहीं। एज पर डेफिनेशन हम लिविंग उसी को मानते हैं जिसके पास क्या होती है बेटा? सेल होती है। हमने इस बारे में बात की थी। हमने इस बारे में भी बात की थी कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने सेल के डिस्कवरर्स पर भी बात की थी। ठीक है, फिर हमने बेटा सेल थ्योरी पर बात की थी कि सेल थ्योरी किसने दी थी, किसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। तो पिछली वीडियो के अंदर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पोर्शन कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में नया क्या होने वाला है? आज की वीडियो में बेटा हम बात करेंगे कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी लिविंग को अगर लिविंग होना है तो उसके पास सेल होनी चाहिए, पर सवाल यह है कि सेल के अंदर ऐसा क्या है कि ये एक लिविंग को इस काबिल बना रही है कि इसकी वजह से ही वो लिविंग है। आपको ये बात समझ में आ रही है? मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर मैं एक सेल की बात कर रहा हूँ, सेल क्या है? हम कह सकते हैं सर सेल एक स्ट्रक्चर है, कह सकता हूँ। तो सेल के अंदर ऐसा क्या बेटा स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है जो किसी भी सिंपल से स्ट्रक्चर को इस काबिल बना रहा है कि वो उसको लिविंग करवा सकता है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब फंक्शंस तो हम खैर आगे की वीडियो में देख लेंगे। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे बेटा ओवरव्यू की, ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल आपकी एनसीईआरटी के अंदर सेल की थ्योरी के बाद जो अगला ही सेक्शन शुरू किया है वो है बेटा ओवरव्यू ऑफ सेल। हालांकि ओवरव्यू ऑफ सेल की ऐसा कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि आगे आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे इस पूरे चैप्टर के अंदर, हर एक सिंपल से सिंपल टॉपिक के अंदर आप सेल के फंक्शंस की ही बात करोगे। लेकिन फिर भी आपकी एनसीईआरटी ने क्योंकि यहाँ पर ये सेक्शन दिया हुआ है तो हम इसको कंप्लीट करके चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन परफॉर्म हो सकता है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब सेल के ओवरव्यू का मतलब क्या है, हम जरा मतलब समझ लेते हैं बेटा। ओवरव्यू का मतलब क्या है? ये मेरे पास एक सेल आई, ठीक है, ये मैंने एक सेल ली। अब मैं सेल को माइक्रोस्कोप से बस देख रहा हूं। ठीक है, मैंने सेल को माइक्रोस्कोप से बस देखा। जब मैंने इस सेल को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो मुझे कौन कौन से जनरल स्ट्रक्चर देखने को मिले, वही हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल के अंदर। साथ में हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि जो स्ट्रक्चर विजिबल होंगे उनके बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हम कुछ सेल की शेप्स के बारे में भी बात करेंगे, उनके साइज के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ओवरव्यू ऑफ सेल। देखो बच्चों, आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया है, जब वो सेल के ओवरव्यू की बात कर रही थी तो उसने प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक इन दोनों सेल को कंपेयर किया है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मैं ओवरव्यू की बात कर रहा हूं तो मेरे पास दो तरह की सेल्स आती हैं। एक सेल ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोकार्योटिक सेल, और दूसरी सेल ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं यूकार्योटिक सेल। नेचर में दो ही तरह की सेल है बेटा, प्रोकार्योटिक सेल होगी, यूकार्योटिक सेल होगी। ठीक है, अब प्रोकार्योटिक सेल जनरली किन के पास पाई जाती है? बैक्टीरिया के पास पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया के पास पाई जाती है। आपने अगर चैप्टर 2 11th क्लास का पढ़ा है बेटा, तो वहां पे आपको पता था कि बैक्टीरिया कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? मोनेरा किंगडम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आपसे यूकार्योटिक के बारे में बात करूं तो बेटा यूकार्योटिक में किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, किंगडम आपका फंगस, प्लांटे और एनिमेलिया, इन चारों ही बाकी के किंगडम्स के अंदर सेल कैसी होती है बेटा? यूकार्योटिक सेल होती है। वहीं पर अगर मैं आपसे बैक्टीरिया की बात करूं जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, इनके पास सेल कैसी होती है? प्रोकार्योटिक होती है। यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। देखो बेटा, प्रोकार्योटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और बेटा कार्यों का मतलब होता है न्यूक्लियस।
ठीक है, ये जनरल बातें हमने शायद 9th क्लास में पढ़ ली होंगी इनके बारे में। यूकार्योटिक की बात करते हैं। यूकार्योटिक में यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, और कार्यो का मतलब वही सेम, न्यूक्लियस। ठीक है, खैर ये कुछ जनरल बातें हमको पहले से पता थी, अब हमें नई बातें क्या पता लगेंगी उसको देख लेते हैं। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया है, यूकार्योटिक सेल को भी 2 जगह डिवाइड किया है इस टॉपिक को समझने के लिए। एक इसने एग्जाम्पल लिया है प्लांट सेल का, और एक ने एग्जाम्पल लिया है बेटा एनिमल सेल का। ठीक है, साथ में ये भी मेंशन किया है कि प्लांट सेल कहाँ से एक्सट्रैक्ट करी गई है। तो ये जो प्लांट सेल है बेटा एक्सट्रैक्ट करी गई है अनियन पील से। अनियन पील क्या होता है बेटा, अनियन पील यहाँ देखो, अगर ये इस तरीके से आपकी अनियन है तो बेटा अनियन के ऊपर ये जो आपकी ये जो लाइनिंग है ये अनियन पील है। तो यहाँ से सेल को एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो ये वो सेल है। ठीक है तो प्लांट ही ना। वहीं पर एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल को बेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो फ्रॉम ह्यूमन चीक सेल। ह्यूमन के बेटा चीक से सेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, वो सेल ये है। अनियन पील सेल को एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो सेल ये है। इनको कंपेयर करेंगे इस टॉपिक में, और उसके बाद बेटा इन्हीं को इससे भी कंपेयर करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब देखा क्या, जरा उसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि जब उसने प्लांट सेल को देखा तो प्लांट सेल में बाहर की तरफ एक हार्ड कवरिंग मिली जो उस सेल की आउटर बाउंड्री फॉर्म करती है। और इसके बारे में हमने क्या बात की थी, क्या है ये है बेटा सेल वॉल। तो प्लांट सेल के पास क्या है बेटा, प्लांट सेल के पास सेल वॉल है। वहीं पर जब उसने एनिमल सेल की बात की तो उसने कहा कि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं मिली हमको, एनिमल सेल में क्या मिला, सेल मेम्ब्रेन मिली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मिली। और बेटा ये जो सेल मेम्ब्रेन है यही क्या है, यही है इसकी डीलिमिटिंग लेयर। अब यहाँ पे इस डीलिमिटिंग लेयर का मतलब क्या है जरा वो समझ लेते हैं। देखो बेटा आप इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान लो अगर ये एक सेल है तो इस सेल के अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, इस सेल के बाहर क्या होगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर सेल आपकी बॉडी के अंदर है तो आपकी बॉडी में इस सेल के बाहर भी तो बेटा कोई एनवायरनमेंट रहा होगा कि नहीं रहा होगा। आपकी बॉडी में मान लो मैं आपके स्टमक की बात कर रहा हूँ, आपके इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बॉडी में किसी भी सेल की बात कर रहा हूँ, तो उस सेल के बाहर भी तो कोई एनवायरनमेंट रहा होगा, और उस सेल के ये अंदर भी एक एनवायरनमेंट है। अंदर की तरफ आपको साइटोप्लाज्म और कुछ ऑर्गेनल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो बेटा ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या कर रही है, हम ये कह सकते हैं ये मेम्ब्रेन इस बात का ध्यान रख रही है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। ठीक है, ये काम कौन परफॉर्म कर रहा है, ये काम बेटा मेनली सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। सेल मेम्ब्रेन बेटा आपके घर के गेट की तरह होती है। मतलब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपके घर में गेट क्यों बनाए गए हैं, गेट इस वजह से बनाए गए हैं कि अगर किसी को अपने घर में एंट्री देनी है तो वो अंदर आ सके, और किसी को एंट्री अगर नहीं देनी है तो अंदर से कुंडी लगाई जा सके। हाँ क्या ना, सेम तरीके से एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, अंदर कौन आएगा सेल के और सेल के अंदर से बाहर कौन जाएगा, इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान कौन देती है, सेल मेम्ब्रेन देती है। कोई भी रैंडम स्ट्रक्चर, कोई भी रैंडम पार्टिकल कुछ भी सेल के अंदर ऐसे ही एंटर नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि जब उसने एक प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया तो प्लांट सेल में क्या विजिबल हुआ, बाहर की तरफ सेल वॉल विजिबल हुई। वहीं पर जब उसने अंदर की तरफ देखा सेल वॉल के, तो क्या मिली, सेल मेम्ब्रेन मिली। यहाँ पर प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन ही है। वहीं पर अगर वो एक एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में जो सबसे बाहर की लेयर है वो कौन है बेटा, वो है सेल मेम्ब्रेन। पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर और क्या मिला, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं बेटा या मैं आपसे एनिमल सेल की बात करूं, हैं तो दोनों के दोनों यूकार्योटिक सेल ही ना। ठीक है, तो इनके अंदर एक और कॉमन स्ट्रक्चर देखने को मिला, वो क्या था, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। डेंस
मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसने कहा कि एनसीईआरटी कहती है बेटा कि जब मैं एक यूकार्योटिक सेल में, चाहे मैं प्लांट सेल की बात करूं चाहे मैं एनिमल सेल की बात करूं, और मैं सेल को रैंडमली ऐसे माइक्रोस्कोप से देखती हूं, तो मुझे क्या विजिबल होगा? न्यूक्लियस विजिबल होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? और न्यूक्लियस कैसा है बेटा? न्यूक्लियस है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? इस न्यूक्लियस के अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल दोनों ही साइड पर, यहां पर भी जेनेटिक मटेरियल। और बेटा जेनेटिक मटेरियल यहां कौन है? डीएनए। डीएनए। हालांकि बेटा इस सेक्शन के बारे में, जेनेटिक मटेरियल और डीएनए के बारे में हम अगली वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक होगा इसका। लेकिन अभी के लिए बस हम क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू ही देख रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया? तो अगर बेटा मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा दूं, तो न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, डीएनए हो गया, यहां पर एक फ्लूइड भी पाया जाता है, एक फ्लूइड भी पाया जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं। यानी कि बेटा इस सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा, जिसकी हम अभी बात करेंगे, वो साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक अलग से फ्लूइड पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अब न्यूक्लियस की बात कर ली। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं इन यूकार्योटिक सेल की बात करूं, तो यूकार्योटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मिल गया, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, उसके अलावा एक फ्लूइड मिलता है। ठीक है, और बेटा ये कोई नॉर्मल सा पानी की तरह के फ्लूइड नहीं है, ये एक थोड़ा गाढ़ा सा फ्लूइड है। इसको हम क्या कह रहे हैं? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। क्या कह रहे हैं बच्चों? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ये भी सेम है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। और ये है क्या? यही है बेटा साइटोप्लाज्म। यही क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर ही कॉमन है, न्यूक्लियस बेटा दोनों के अंदर ही कॉमन है। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर ही कॉमन है, न्यूक्लियस बेटा दोनों के अंदर ही कॉमन है। और ये न्यूक्लियस, और ये सॉरी साइटोप्लाज्म है कैसा बेटा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? अगर हम इसके अंदर और ध्यान से देखें, उसके बाद दोनों के ही अंदर, चाहे मैं प्लांट सेल की बात करूं बच्चों, चाहे मैं एक एनिमल सेल की बात करूं, दोनों के ही अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर विजिबल होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स के बारे में अभी अगली स्लाइड में बेटा हम बात करेंगे कि ऑर्गेनल्स है क्या। मुझे बताओ यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? इसको जरा हम यहाँ जरा प्रोकार्योटिक सेल से कंपेयर करके देख लेते हैं। यहीं पर थोड़ा सा देखो, ये जो मैंने स्ट्रक्चर देखे, ये मैंने कहाँ देखे? यूकार्योटिक सेल के अंदर देखे। न्यूक्लियस कहाँ देखा मैंने? यूकार्योटिक सेल के अंदर देखा। पर प्रोकार्योटिक सेल में क्या है? मैंने इसका नाम क्या रखा था बच्चों? मैंने मतलब ये नाम पहले से डिसाइड था। प्रोकार्योटिक सेल प्रिमिटिव सेल है। ये प्रिमिटिव किस बेसिस पे? उसके न्यूक्लियस के बेसिस पर। तो इसमें है क्या ऐसा? देखो इसके पास बेटा, अगर मैं यहाँ लिखूँ नो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, देखो प्रोकार्योटिक सेल में बेटा सेल मेम्ब्रेन तो होती है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा उसके अंदर कोई इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर यूकार्योटिक सेल में जो न्यूक्लियस है बेटा, उसके पास दो मेम्ब्रेन्स हैं, पर इसके पास यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अब मेरे को एक सिंपल से सवाल का जवाब दो बच्चों,
अगर मैं यहाँ से मेम्ब्रेन निकाल दूँ तो क्या डीएनए में चला जाएगा? नहीं, डीएनए तो रहेगा, खाली मेम्ब्रेन तो हटाई है। सेम तरीके से अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर डीएनए तो होता ही है। ये डीएनए कैसा है बेटा? नेकेड डीएनए है, यानी कि मैंने यहाँ से मेम्ब्रेन हटा दी। प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। आउटर में से मेरा मतलब क्या है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। पॉइंट समझ में आ गया? अब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर न्यूक्लियस एक्चुअल में है क्या? आप न्यूक्लियस को सिर्फ एक चेम्बर मान सकते हो बच्चों। न्यूक्लियस क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक चेम्बर जिसके अंदर कुछ पड़ा है। और वो अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या है? वो अंदर वाला स्ट्रक्चर है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए। अब तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा न्यूक्लियस तो नहीं है, यानी कि वो जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो तो चली गई, पर डीएनए एज इट इज यहाँ बैठा हुआ है। अब क्योंकि डीएनए साइटोप्लाज्म में एज इट इज बैठा हुआ है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? नेकेड डीएनए बोल रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया? और जिस रीजन के अंदर ये पाया जाता है, ये जो रीजन है बेटा, इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड क्या है? ये रीजन है जहां पर ये डीएनए पाया जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, उसके अलावा साइटोप्लाज्म बेटा वो स्ट्रक्चर है जो दोनों में कॉमन है। साइटोप्लाज्म बच्चों वो स्ट्रक्चर है जो दोनों में, चाहे मैं आपसे यूकार्योटिक सेल की बात करूं या फिर बेटा मैं आपसे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूं, साइटोप्लाज्म वो स्ट्रक्चर है जो दोनों के अंदर एकदम से कॉमन है। पॉइंट समझ में आ गया? साइटोप्लाज्म ठीक है, एकदम कॉमन है। अब साइटोप्लाज्म अगर बेटा दोनों के अंदर है तो कोई रोल तो होगा इसका। मैं इस टॉपिक को आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, अगर आप इस प्रोकैरियोटिक सेल को ध्यान से देख रहे हो तो इसके अंदर कोई ऑर्गेनल नहीं है। ऑर्गेनल से मेरा मतलब क्या है? कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसिफिक ऑर्गेनल नहीं है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनल इसके अंदर नहीं है जिसके पास खुद की मेम्ब्रेन हो। वहीं पर बेटा अगर मैं आपसे यूकार्योटिक सेल की बात करूं तो इनके पास स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स हैं। तो सवाल यह है कि ये सेल देखो प्रिमिटिव है तो मतलब ये सेल पहले आई है, ये सेल यूकार्योटिक है, ये सेल बाद में आई है। इसका मतलब है पहले जो सेल रही होगी बेटा, या हम कह सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो सेल पहले ही आई थी उस सेल के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता था। ये पॉइंट समझ में आ गया? यानी कि ये मेम्ब्रेन तो बाद में बनी होंगी, ठीक है, ओके। पर सर क्या मेम्ब्रेन के अंदर जो यहाँ पर फंक्शन हो रहा है, ये फंक्शन भी अभी हो रहा है, पहले नहीं होता था? ये सवाल बेटा आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक सेल को जिंदा रखना है, आप इस बात को समझ के देखो कि अगर एक सेल को जिंदा रखना है तो बेटा जिंदा रखने के लिए सारे के सारे फंक्शन तो परफॉर्म करवाओगे ना, वो फंक्शन जो सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, हाँ कि ना। अब प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तो है नहीं, कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो है नहीं, बाहर की तरफ ही मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो इस सेल को जिंदा रखने वाले जो फंक्शंस हैं वो कहाँ परफॉर्म होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, फंक्शन या तो इस मेम्ब्रेन पर परफॉर्म होंगे या फिर इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो परफॉर्म होंगे। यानी कि बेटा अगर मैं इस बात को ऐसे समझूं कि ये एक ऑर्गेनल है, इस ऑर्गेनल में कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो P से Q तक जाने वाली, ठीक है, मान लो ये कोई रिएक्शन है जिसमें P से Q बनता है, ये रिएक्शन स्पेसिफिकली इस ऑर्गेनल के अंदर हो रही है। पर प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा रिएक्शन तो होंगी, लेकिन क्या वो ऑर्गेनल के अंदर होंगी? नहीं, वहां पे वो सारी रिएक्शन कहाँ पे होंगी? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी। मान लो यहाँ पर A से B बनता होगा तो सारी की सारी रिएक्शन कहाँ होंगी बेटा? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ होती थी? वो होती हैं बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर ही। फिर जो इवोल्यूशन हुआ है उस इवोल्यूशन से धीरे धीरे करके क्या हुआ है, इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन ने बनना शुरू कर दिया है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? धीरे धीरे करके ये रिएक्शन स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन के अंदर होने लग गई और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक ऑर्गेनल बोलते हैं। तो मेरा सिंपल सा आपको समझाने का पॉइंट ये था कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल थे नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा ऑर्गेनल थे नहीं। अगर वहाँ पे ऑर्गेनल नहीं थे तो वहाँ पे सारी रिएक्शन कहाँ पे हो रही थी? तो हमने देखा कि रिएक्शन जनरली साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही थी। हम लिख देते हैं इस बात को, साइटोप्लाज्म के अंदर लिविंग रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। फिर इवोल्यूशन होता है और धीरे धीरे करके जो यूकार्योटिक सेल बनती है, इस यूकार्योटिक सेल में बेटा क्या होता है? ये चेंबर बनते हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। पर क्या सर इसका मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म में अब इस समय कोई फंक्शन नहीं हो रहा? नहीं, अभी भी साइटोप्लाज्म बेटा है तो सही ना, अभी भी साइटोप्लाज्म है तो सही। तो इस साइटोप्लाज्म में अभी भी स्टिल काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हेल्प करती हैं
सेल को एक्टिव स्टेट में रखने के लिए। तो केमिकल रिएक्शन विच मेक सेल्स लिविंग, यानी कि एक सेल को बेटा लिविंग बनाए रखने के लिए जो रिएक्शन चाहिए होती हैं वो रिएक्शन आज भी बहुत सारी रिएक्शन, कुछ तो इनऑर्गेनल्स के अंदर होती हैं, बाकी अभी भी कुछ रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। ये चीज़ें आप आगे के टॉपिक्स में जाके पढ़ोगे कि वो कौन कौन से रिएक्शन हैं, वो रिएक्शन किस किस तरीके से परफॉर्म होती हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। तो हमने यहाँ पर साइटोप्लाज्म की बात कर ली, हमने यहाँ पर बेटा डीएनए की बात, थोड़ी डीएनए की बात कर ली, न्यूक्लियस की बात कर ली। यहाँ पर देख लिया कि प्रोकार्योटिक सेल में स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। अब थोड़ा सा ऑर्गेनल को भी समझ लेते हैं कि सर एक्चुअल में ऑर्गेनल है क्या। ऑर्गेनल बेटा, ऑर्गेनल एक, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, एक सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब सेल्यूलर का मतलब क्या है कि सेल के अंदर पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर है जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, एक से ज़्यादा भी कर सकता है। बाकी पॉइंट ये है कि ऑर्गेनल क्या है, सेल के अंदर पाए जाने वाला ऐसा स्ट्रक्चर जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता होगा। ठीक है, पर क्या सारे के सारे ऑर्गेनल्स के पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है? तो नहीं। इसी बात को समझाने के लिए मैं इसको एक ऐसे कर देता हूँ बच्चों कि जो ऑर्गेनल्स हैं मैं इनको 3 जगह पे डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्गेनल्स को मैं 3 जगह पे डिवाइड कर रहा हूँ। एक सेक्शन बेटा है आपका नॉन मेम्ब्रेनस, यानी कि ये वो वाले ऑर्गेनल्स हैं बेटा जिनके पास खुद की मेम्ब्रेन तो नहीं होती लेकिन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनल्स एक सेल में नॉन मेम्ब्रेनस भी होते हैं, वहीं पर कुछ होते हैं आपके सिंगल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, और बेटा भाई तीसरे वाले डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो एक ऑर्गेनल की अगर आप बात करोगे तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके पास कोई खुद की स्पेसिफिक मेम्ब्रेन तो नहीं है लेकिन फंक्शन, क्योंकि हमने क्या देखा, ऑर्गेनल वो है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, पर फंक्शन एक स्पेसिफिक प्ले करते हैं। इसके जरा एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा राइबोसोम। आप में से जिस बच्चे को पता है कि राइबोसोम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कि चाहे वो कोई सी भी सेल हो बेटा, चाहे वो आपकी एक प्रोकार्योटिक सेल हो या फिर वो एक यूकार्योटिक सेल हो, बेटा वो कोई सी भी सेल हो, कैसी भी सेल हो, उस सेल के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे। राइबोसोम्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए, क्योंकि प्रोकार्योटिक सेल में भी राइबोसोम है, यूकार्योटिक सेल के अंदर भी राइबोसोम है, इसी वजह से राइबोसोम को मैं क्या कह रहा हूं, यूनिवर्सल ऑर्गेनल कह रहा हूं। ठीक है, खैर बेटा आपके आंसर ने राइबोसोम के बारे में एक लाइन और लिखी है कि राइबोसोम वो एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल के साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, साथ में यूकार्योटिक सेल के, ध्यान से सुनना बच्चों, हालांकि इस टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे लेकिन अभी से एनसीईआरटी में लिखा है तो हम इसको जरा देख लेते हैं कि राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर तो पाया ही जाता है, साथ के साथ एक यूकार्योटिक सेल में कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है, या हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि यूकार्योटिक सेल में कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाया ही जा रहा है, साथ में ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड सम ऑर्गेनल्स। कुछ बेटा ऑर्गेनल्स के अंदर भी खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। एग्जाम्पल की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बेटा अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट, इसके पास भी अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं। वो कैसे राइबोसोम्स होते हैं आगे डिटेल में हम बात करेंगे। अब क्योंकि साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं इन बोथ टाइप ऑफ सेल, बोथ टाइप से मेरा मतलब क्या है, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक, दोनों ही तरह की सेल में पाए जाते हैं, इसीलिए राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर यूनिवर्सल ऑर्गेनल। राइबोसोम को बेटा बोलते हैं यूनिवर्सल ऑर्गेनल। ठीक है, और क्योंकि बेटा ये कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाए जाते हैं राइबोसोम, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल
विद इन ऑर्गेनल। मुझे बताओ यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया? तो राइबोसोम क्लियर हो गया। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गेनल है बेटा जिसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ हो सकते हैं। इसका जरा फंक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। राइबोसोम करता क्या है? तो बेटा राइबोसोम है अपने आप में प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि जहाँ पर भी राइबोसोम होगा वहाँ पर वो क्या बनवा रहा होगा? प्रोटीन बनवा रहा होगा। अभी के लिए हो सकता है ये बात आपको ईजी लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ोगे और इवन इसके अगले चैप्टर में आओगे या फिर अब जब 12th क्लास के अंदर आओगे तो आप देख लोगे कि प्रोटीन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। पॉइंट समझ में आ गया? अगर एक सेल को जिंदा रहना है ना तो उसको खुद के लिए प्रोटीन बनाना ही होगा, अदरवाइज सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। और प्रोटीन तभी बनेगा जब वहाँ क्या बैठा होगा? राइबोसोम बैठा होगा। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, ठीक है। राइबोसोम एक हो गया। उसके बाद और ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनल है जिसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती बेटा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये पहला न्यूक्लियोलस। बेटा न्यूक्लियोलस क्या होता है? यहाँ देखो, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। मान लो बेटा कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। मैंने भी आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक तो आपको डीएनए देखने को मिलता है, यानी कि आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, ठीक है। एक आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्म देखने को मिले, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोप्लाज्म बेटा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ क्या देखने को मिलेगा बेटा? और आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक डेंस स्ट्रक्चर, एक डेंस स्ट्रक्चर। कहाँ पर? न्यूक्लियस के ही अंदर। यानी कि बेटा न्यूक्लियस के अंदर एक तो आपको न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल यानी कि आपको डीएनए भी देखने को मिल जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा? एक डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बेटा। इसके पास भी अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एक जो ऑर्गेनल है बेटा, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये बात समझ में आ रही है आपको? न्यूक्लियोलस। और इसका काम क्या होता है? देखो, राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। बेटा न्यूक्लियोलस होता है राइबोसोम फैक्ट्री। राइबोसोम फैक्ट्री यानी कि अगर राइबोसोम को बनाना है, ठीक है, अगर आपको राइबोसोम को बनवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? आपको न्यूक्लियोलस चाहिए होगा। पॉइंट समझ में आ गया? थर्ड बेटा इसको भी आप ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल कह सकते हो, क्योंकि ये भी कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर ही है एक तरीके से। थर्ड सेंट्रोसोम। थर्ड स्ट्रक्चर है बेटा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होती है? पहली बात सेंट्रोसोम के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेंट्रोसोम। बेटा सेंट्रोसोम प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। सेंट्रोसोम कहाँ है? एक एनिमल सेल के अंदर है, ठीक है। वहीं पर एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में नहीं पाई जाती। इसके फंक्शन की बात करें, ये पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि सेंट्रोसोम एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो देखो, एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, इसके अंदर दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स होते हैं। कोई बच्चा भी घबराना मत इसको देखकर, जिसको पता है बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं। ये स्पेसिफिक टॉपिक हम आगे भी कवर कर रहे होंगे। अभी तो बस वही क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक सेल का ओवरव्यू ही देख रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रोसोम बेटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद की मेम्ब्रेन तो नहीं होती, पर इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एनिमल सेल इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। एक एनिमल सेल में बेटा ये सेल को डिवाइड करवाने में हेल्प करता है। वो कैसे करता है? क्रोमोसोम को तोड़कर। वो कैसे कि बेटा जो सेंट्रियोल होते हैं वहाँ से क्या निकलेंगे? कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर बोल रहे हैं। और ये स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको यहाँ से तोड़ते हैं। सेम तरीके से नीचे से भी आते हैं बेटा और इनको तोड़ते हैं। मेरा सिंपल सा पॉइंट ये है कि क्रोमोसोम को तोड़ने के लिए अभी अगर थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस अभी ये समझना है कि सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल होते हैं। और इसका काम क्या है? इसका एक ही काम है,
सेल को डिवाइड करवाना, किसको? एक एनिमल सेल को डिवाइड करवाना। प्लांट सेल में ये नहीं पाए जाते, प्लांट सेल में इनका कोई रोल नहीं होता। ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तीनों हो गए। सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल बेटा जिनके पास खुद की एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो सिंपल है, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं ER। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड बेटा इसके सामने गोल्जी बॉडी, आप गोल्जी बॉडी बोलो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो, गोल्जी अपैरेटस बोलो, आपको जो बोलना बोलो, ER गोल्जी बॉडी। फिर बेटा हम कह सकते हैं कि वैक्यूल, वैक्यूल के पास भी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद बेटा हम लाइसोसोम्स की बात कर सकते हैं, लाइसोसोम की बात कर सकते हैं। लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा अगर बात कर लें तो आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, ये सुसाइडल बैग है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो सेल मतलब जो भी वेस्ट होता है उसको ख़त्म करने में इसको हेल्प करते हैं। ठीक है, उसको डिग्रेड करने में, उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। इसके पास एंजाइम्स होते हैं ऐसे, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ER हो गया। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, माइक्रो बॉडीज लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में सब हैं क्या, हम आगे बात करेंगे इनके बारे में, अभी बस थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर कैसे कैसे हैं। तो ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ पर होता है? जो न्यूक्लियस है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ये न्यूक्लियस है, इसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, तो दूसरी मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर अटैच होता है, इसी को बोलते हैं ER। ठीक है, ER कहाँ से अटैच होता है? आउटर मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर अटैच होता है, इसी को ER बोलते हैं। ठीक है, अंदर वाली से नहीं, बाहर वाली से। और इस ER के भी 2 सेक्शन होते हैं बेटा। एक सेक्शन है इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, RER। बेटा एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं SER। कैसे? देखो बेटा, ER के जिस सेक्शन के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उस सेक्शन को बोलते हैं RER। RER की फुल फॉर्म में ER तो मतलब सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस्तेमाल कर लोगे, R की जगह पे रफ लगा लेना। और रफ का मतलब क्या है? यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सही है, तो आपने देखा कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है खुद के, क्लोरोप्लास्ट के पास भी है खुद के। तीसरा चाहो तो एक और लिख लो कि ये थर्ड ऑल्सो प्रेजेंट ऑन RER, ये RER के ऊपर भी पाया जाता है। ठीक है, और बेटा वो हिस्सा ER का जिसके पास राइबोसोम नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ। S का मतलब क्या है यहाँ पे? स्मूथ। यहाँ पे राइबोसोम्स, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइबोसोम नहीं होते, वहीं पर बेटा इस वाले सेक्शन पे राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसको RER, इसको SER बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ER हो गया। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या करती है बेटा? गोल्जी बॉडी पैकेजिंग में हेल्प करती है। ठीक है, ER ने या किसी भी अंदर कोई स्ट्रक्चर बना उसको पैक करने में, उसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ाने का जो काम करती है वो गोल्जी बॉडी करती है। टेंशन वाली बात नहीं है, आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। वैक्यूल में हम जनरल केस में वेस्ट को स्टोर करते हैं ताकि सेल से इसको बाहर फेंका जा सके, सिंपल। आगे बात करेंगे। उसके बाद बेटा हमारा डबल मेम्ब्रेनस की बात करें तो बहुत सिंपल, एक अभी देख लिया आपने, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास अपनी खुद की 2 मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसा ऑर्गेनेल है बेटा जिसके पास अपनी 2 मेम्ब्रेन होती हैं। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हो। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या आता है? गोल्जी, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये कैसे हैं? ये है बेटा डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल। आपको ऑर्गेनेल समझ में आ गए? अब एनसीईआरटी कहती है कि मैंने जब 2 यूकारियोटिक सेल, एक प्लांट सेल एक एनिमल सेल को कंपेयर किया तो डीएनए मिला, न्यूक्लियस मिला, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी मिल गया
और ऑर्गेनल्स भी मिल गए। लेकिन कुछ ऑर्गेनल बेटा ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, वहीं पर कुछ ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनिमल के पास पाए जाते हैं। एनिमल के पास पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स को मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो सिर्फ एनिमल सेल के पास पाया जाता है। वहीं पर जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स के पास ही पाया जाता है, एनिमल्स में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनल ऐसे थे जो सिर्फ एनिमल सेल के ही पास हैं और कुछ ऑर्गेनल ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट सेल के ही पास हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी कहती है इस टॉपिक के लास्ट सेक्शन के अंदर कि अलग अलग सेल्स, हमने देखो ऑर्गेनल्स की बात कर ली, साइटोप्लाज्म की बात कर ली, ठीक है, सिमिलैरिटी डिफरेंसेस के बारे में थोड़ा समझ लिया। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि जो बेटा अलग अलग सेल्स होती हैं, डिफरेंट सेल्स, उनकी शेप, उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर, ठीक है, और उनका फंक्शन सेम नहीं होता, ये वैरी करता है। ठीक है, ये वैरी करता है, उनकी शेप, उनका साइज, चलो शेप और स्ट्रक्चर को तो आप सेम मान भी सकते हो, ठीक है, फंक्शन ये वैरी करते हैं। एक जैसे मतलब सारी की सारी सेल एक जैसा फंक्शन तो परफॉर्म नहीं करती ना, अलग अलग तरह की सेल अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, फंक्शंस को समझने के लिए कि कौन सी सेल क्या काम करती है, यही आपकी पूरी बायोलॉजी है। तो फंक्शन किस सेल का क्या फंक्शन है वो आप आगे के टॉपिक्स में जाके कवर कर लोगे। अभी के इस टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी ने बेटा कुछ शेप और कुछ साइज को मेंशन किया है, और मैं आपको पहले बोल दूं कि जो ये चीज़ें फैक्ट बेस्ड हैं। आपकी एनसीईआरटी ने जो डेटा आपको प्रेजेंट किया है, आपको वही डेटा याद करना है, कहीं बाहर नहीं जाना। तो यहाँ पर सबसे पहले एनसीईआरटी बेटा जिस टर्म का इस्तेमाल करती है वो है माइकोप्लाज्मा। एनसीईआरटी कहती है कि माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ बताई है। ठीक है, और बेटा डेटा आपको एज इट इज याद करना है, तो कोई स्किप ना करे इस पार्ट को, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पेज पलटोगे एनसीईआरटी में तो बेटा टर्म आती है पीपीएलओ, यानी कि प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। बेटा रियलिटी तो यह है कि पीपीएलओ एक तरीके की माइकोप्लाज्मा ही होती है, लेकिन एनसीईआरटी ने इनको अलग अलग लिखा हुआ है, तो अभी के लिए आपको अलग अलग देखना है, आगे हम देख लेंगे। तो इसका साइज बताया हुआ है एनसीईआरटी ने 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने लेकिन बेटा इसको स्मॉलेस्ट सेल कहा है, तो आपको उस बात पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया की लेंथ को भी मेंशन किया है। एनसीईआरटी कहती है 3 से 5 माइक्रोमीटर बैक्टीरिया की लेंथ है, लेकिन उसी से अगले पेज पे अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी ने यह भी कहा है कि टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर की होती है। यहां इन सेक्शंस को पढ़ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई बैक्टीरिया अगर 5 माइक्रोमीटर से बड़ी है तो वो बैक्टीरिया नहीं होगी। पॉइंट बेटा ये है, टिपिकल मतलब जनरल। इस तरह इस सेक्शन से जो क्वेश्चंस आएंगे आप यहां पर इनकी रेंज याद कर लोगे। ठीक है, आप यहां पर इनकी रेंज याद कर लोगे कि अगर 1 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक का क्वेश्चन बीच में आता है तो आप समझ जाओ कि वो बैक्टीरिया की बात कर रहा है, बैक्टीरिया यानी कि प्रोकार्योटिक सेल की बात कर रहा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। उसके बाद एनसीईआरटी बेटा टिपिकल यूकार्योटिक की भी बात करती है, यूकार्योटिक सेल की बात करती है, जो 10 to 20 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ हो सकती है। एनसीईआरटी ने ऐसे डेटा दिया है। साथ में एनसीईआरटी ने वायरस का भी डेटा दिया है और कहा है कि ये 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। बच्चों आप देख सकते हो कि ये कितना छोटा है, लेकिन क्या ये सेल है? नहीं, ये सेल नहीं है। इसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रही है? अगर इसके पास खुद की मेम्ब्रेन होती तो स्मॉलेस्ट में शायद इसको कंसिडर कर रहे होते, लेकिन ये सेल नहीं है। ठीक है, ये डेटा हो गया। और क्या डेटा दिया एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने कहा है कि जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है, यानी कि सबसे बड़ी जो सेल है वो क्या है बेटा? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा। साथ में ये भी कहा है डेटा के तौर पर ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर 7
माइक्रोमीटर। साथ में ह्यूमन आरबीसी की शेप भी मेंशन की है बेटा, राउंड एंड बाई कॉनकेव, ये शेप मेंशन की है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। आपने बेटा कभी बालूशाही खाई होगी, तो बालूशाही भी आप देखोगे कि ऊपर से वो फूली फूली सी होती है, मतलब किनारे से फूली फूली होती है, सेंटर में पतली सी होती है, कुछ वैसा सा स्ट्रक्चर है। तो राउंड एंड बाई कॉनकेव, डायमीटर 7 माइक्रोमीटर दे रखा है। उसके बाद उसके अलावा कुछ और डेटा में कुछ सेल को इसने अमीबॉइड कहा हुआ है। अमीबॉइड के टाइम पे बेटा ये WBCs की बात कर रही है। इसी को इर्रेगुलर भी कह रहे हैं, इर्रेगुलर शेप, क्योंकि इसकी शेप बहुत ही आड़ी टेढ़ी सी होती है बेटा। खैर पॉइंट ये है कि हमारा WBC की जो शेप है वो बहुत ही आड़ी टेढ़ी सी होती है। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हम आगे जाके कंप्लीट करेंगे कि किसका कौन सी WBC, क्योंकि WBC बेटा काफ़ी टाइप की होती है, तो कौन सी WBC का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये हो गया। उसके अलावा आपके NCERT ने कुछ और डेटा दिया है। कुछ सेल को जो इस शेप की सेल्स होती हैं इनको कॉलमनार एपिथेलियम कहा है। बेटा ये शेप जो है ना लंबी लंबी सी, इसको कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। और इसको कैसा बताया हुआ है, लॉन्ग एंड नैरो, लंबी और पतली सेल्स हैं कॉलमनर एपिथेलियम। साथ के साथ NCERT ने नर्व सेल की भी बात की है, नर्व सेल, और नर्व सेल के बारे में लिखा है, नर्व सेल यानी कि बेटा न्यूरॉन की बात कर सकते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। लॉन्गेस्ट सेल क्यों है बेटा, इमेजिन करो कि आपके पैर पे अगर किसी ने कुछ मारा है तो आपको उस सिग्नल को जल्दी रिसीव करना है या धीरे धीरे रिसीव करना है, या टाइम लगा कर रिसीव करना है। आपको जल्दी रिसीव करना है ना, तो उस सिग्नल को जल्दी रिसीव करके जल्दी आपके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने के लिए इन सेल का, नर्व सेल का लंबा होना इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती हैं, ये सिग्नल को रिसीव कर रही हैं, इनको ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र करवाने का भी काम करती हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र का भी काम कर रही हैं, इसलिए इनको लंबा होना इंपॉर्टेंट है। और इसका डायग्राम NCERT ने अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखा रखा है। इस तरीके से, और इसको क्या बताया हुआ है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। तो नर्व सेल को ब्रांच्ड और लॉन्ग बताया हुआ है, ठीक है बच्चों। और कुछ ये स्ट्रक्चर भी दिखा रखे हैं NCERT ने। ये ट्रैकीड्स हैं। ट्रैकीड्स क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के वस्कुलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। अभी के लिए आप बस ये समझ लो, स्पेसिफिकली जाइलम का पार्ट होते हैं, कंडक्शन में हेल्प करवाते हैं। तो हेल्प इन कंडक्शन, ठीक है, ये हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और इस शेप को क्या बताया हुआ है, इलोंगेटेड शेप कहा हुआ है, इलोंगेटेड शेप कहा हुआ है। उसके साथ ही बगल वाले डायग्राम में बेटा कुछ इस तरीके से सेल्स भी दिखाई हुई हैं और उनके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं। इन सेल को क्या कहा गया है, राउंड एंड ओवल। और किसकी बात कर रहे हैं, मेसोफिल सेल्स की बात कर रहे हैं। मेसोफिल सेल कहाँ होती है बेटा, प्लांट्स के अंदर ही होती है, पत्ती के सरफेस पे आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो स्ट्रक्चर हैं ये हैं क्लोरोप्लास्ट। तो मेसोफिल, एक हायर प्लांट के अंदर बेटा जो मेसोफिल सेल होती है, एक एक मेसोफिल सेल के अंदर आपके 20 से 40, ये डाटा आपके NCERT में ही दिया है कि मेसोफिल सेल के पास क्या नाम 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट, इसके पास बेटा क्या हो सकते हैं, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया, कहाँ है, प्लांट्स के अंदर। तो ये पूरा प्लांट्स के अंदर, तो ये भी प्लांट्स के पास है, ये भी बेटा प्लांट्स के पास है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी कहती है कि सेल्स के स्ट्रक्चर भी वेरी कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि सम सेल्स क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है। कुछ सेल बेटा टाइल लाइक होते हैं। क्यूबॉइडल शेप का मतलब है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में, कहाँ कहाँ पर होते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं। अभी के लिए बस ओवरव्यू देख लो, स्ट्रक्चर के नाम समझ लो बस एक बार, कि कुछ सेल क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, यानी कि इन सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, क्यूब लाइक, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इनके पास सेल्स की जो शेप है वो कैसी है, क्यूब लाइक है, ठीक है। दूसरे वाले टाइल लाइक होते हैं। टाइल लाइक का मतलब इस तरीके से आपको बिल्कुल पतले पतले चपटे चपटे मेम्ब्रेन पे से चपटे चपटे सेल्स होती हैं, बहुत ही पतली पतली सी टाइल लाइक होती हैं। इसको स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते हैं इनको। कॉलमनर के बारे में बेटा बात कर ली हमने, इस तरीके से लंबे लंबे जो सेल्स हैं ये कॉलमनर सेल्स हैं, ठीक है। ये सेल्स कुछ कॉलमनर सेल्स हो गए। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि कुछ सेल बेटा डिस्क शेप के होते हैं, ठीक है। कुछ सेल आपके इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलर के बारे में हमने बेटा बात करी ली, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे थे, ठीक है। कुछ आपके थ्रेड लाइक होते हैं, कुछ आपके पॉलीगोनल होते हैं। तो पॉइंट ऐसा है कि एटसेट्रा बहुत ही तरह तरह की शेप की सेल आपको देखने को मिलती है बेटा। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ओवरव्यू ऑफ सेल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे टॉपिक को देखने के बाद आपको करना क्या है, एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लेना है, एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और बार बार रिवीजन करना है। डेटा कोई भी स्किप नहीं करेगा, डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। अगली क्लास में हम स्पेसिफिकली प्रोकार्टिक सेल के सारे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोकार्टिक सेल है क्या, उसके स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।